हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, लेकिन जो छात्रों का उत्साह है वो थोड़ा सा कम है लाइक्स और कमेंट करने में। दोस्तों, लाइक्स और कमेंट की झड़ियां लगातार लगाते रहें और जिससे कि हमारा मन भी बना रहे, क्योंकि ये प्यार और जो आपका स्नेह है, इसकी बरसात है, वही तय करती है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार करके आप सभी को परोसा जाए। तो चलिए दोस्तों, अब एक सीट होगी पक्की 50 चुनिंदा फैक्ट्स। जी हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के ये प्रश्न हैं। आधुनिक का हमने पूरा कवर कर दिया है, प्राचीन का कवर कर देंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ला देंगे, साइंस का बहुत सारा कंटेंट दे ही चुके हैं, तो पेपर 1 के करीब हम पहुंच रहे हैं पूरी तरीके से। और फिर इसके बाद जो आपकी कह लें एमसीक्यू है, वो 500 550 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की आ ही चुकी है। तो इस तरह से बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट है। आप क्वेरीज करते हैं क्या कुछ, वो बेहतर है, कमेंट करते रहें, बताते रहें। कंटेंट क्रिएटर टीम लगातार कमेंट्स पर ध्यान देती है, मैं भी पर्सनली वॉच करता हूं कि कहां पर कैसी कमी रह रही है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का यहाँ पर पहला फैक्ट आपको दिख रहा होगा सॉरी। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गद्य और पद्य वाला कौन सा वेद है? ये यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, ये सब कहाँ पे है? अथर्ववेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ये दोस्तों आपका ऋग्वेद में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं। इनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं, और राजतरंगिणी में इसने कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक मानी जाती है, अष्टाध्यायी। हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें इतिहास का पिता माना जाता है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, मेगास्थनीज की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिका पुस्तक की रचना की थी, और मौर्यकालीन दरबार के बारे में, मौर्यकालीन संस्कृत रीति रिवाजों के बारे में इसने बड़ी प्रमुखता से जिक्र किया है अपनी इंडिका में। ठीक है, तो मेगास्थनीज पूछता है किसके साथ आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन के। टॉलेमी की बात करें तो ये भारत का भूगोल, ठीक है। और अगला है फाहियान। ये दोस्तों क्या है? चीनी यात्री था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक है, लिखी है टालमी ने, ठीक है। वैनसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आया, और नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिया था, वहाँ पर पढ़ाई भी करी थी, और भारतीय रीति रिवाज, संस्कृत इत्यादि के बारे में इसने सीयूकी नामक पुस्तक में बड़े बेसब्री से यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। दोस्तों, हम बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनी नहीं, गजनवी के साथ आया था, और इसने अपनी पुस्तक लिखी है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। उसमें बहुत सारी चीज़ें इसने बताई हुई हैं। कुछ दोस्तों अभिलेख हैं, किस शासक से संबंधित हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ का अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख आपका पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। दोस्तों, अगला फैक्ट लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? दोस्तों, मनुष्य की घटनाओं का जो लिखित विवरण नहीं प्राप्त है तो उसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? लिखित पर पठनीय नहीं। दोस्तों, इतिहास तो लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ।
मनुष्य द्वारा जो प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी वो तांबा थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या नाम दिया जाता था? इसको कहते थे टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का क्या है पुराना नाम? जय संहिता। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? आमजू। अगर कोई वैदिक सभ्यता में आजीवन कोई महिला अविवाहित रहेगी तो उसको आमजू कहते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय था वो दोस्तों सोमरस था। ठीक है, सोमरस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है या बंदरगाह? ये लोथल है। और मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अन्न कौन था? यव या जौ था। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है दोस्तों। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। आर्य समाज में आर्य सभ्यता में मानव जीवन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन 4 आश्रमों में विभाजित था। सामान्यतः माना जाता था कि जो मनुष्य की एज है वो 100 साल होती है। 25 साल ब्रह्मचर्य का वो पालन करेगा, व्रत का, गृहस्थ आश्रम का मजा लेगा। 25 साल वानप्रस्थ होगा, फिर सन्यास होगा। आर्यों को एक जाति कहने वाले, एक सेकेंड दोस्तों, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? ये मैक्स मूलर था। वैदिक सभ्यता में राजा द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसको बलि कहा जाता था। बलि। वाद विवाद में अजेय थे, जिसे जीता नहीं जा सकता था। याज्ञवल्क्य थे और इनको चुनौती दी थी गार्गी ने। ठीक है। वैदिक गणित का दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? शुल्ब सूत्र था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों अगर बात करें तो जन्म से संबंधित है गौतम बुद्ध के ये कमल और सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक रहा घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक रहा पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक रहा पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ग्रहताग की जो इनकी घटना थी उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। रट लें, महाभिनिष्क्रमण ये है घर को त्याग देना। मोक्ष की जब प्राप्ति हुई, मृत्यु इनको मिली, तो इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पर आयोजित हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो मैंने जो याद किया दोस्तों, रावय पाक, अका अक, इस तरीके से रावय पाक, अका अक। रावय का मतलब राजगृह, वैसे वैशाली, रावय, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। और उसी तरीके से उधर रट लीजिए, अका अक मतलब आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए हैं? ऋषभदेव हुए हैं। महावीर स्वामी कौन थे? वैशाली कुंडग्राम में पैदा हुए, 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। त्रिरत्न
से संबंधित क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मृत्यु हुई इनकी पावापुरी में। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है, प्रवचन दिया है, वो सारनाथ में दिया है। और बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम त्रिपिटक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने। और राजराजेश्वर का शैव मंदिर या बृहदीश्वर का मंदिर ये चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दोस्तों किस नदी के किनारे हुआ है? प्रश्न पूछते हैं। दजला और फरात नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं। जो क्रीट की सभ्यता है भूमध्य सागर के किनारे विकसित सभ्यता है। चीन सभ्यता ये हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। दोस्तों कुछ मिलान है। रोपण का मिलान करोगे आप पंजाब से। कालीबंगा ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में। लोथल है गुजरात में। और दायमाबाद महाराष्ट्र में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रोपण ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। लोथल गुजरात में। और दायमाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांसे की बनी हुई नग्न मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने साथियों कब आक्रमण किया भारत में? 326 ईसा पूर्व में। मगध के उत्थान हेतु उत्तरदायी शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। सिकंदर महान का जो शिक्षक था दोस्तों यह अरस्तु था। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के मध्य, जिसको पुरु भी कहते हैं, लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई हुई हाइडेस्पीसीज नदी के किनारे। ये झेलम नदी है जिसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। क्या है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम? मूसा संहिता। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। और सिकंदर महान की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत चीन का पहला युद्ध हुआ 1962 में। और भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1965 में। और द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है 1914 से 18 के मध्य हुआ है। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 45 के मध्य हुआ है। थोड़ा सा दिख गया तो हमने पढ़ दिया, क्योंकि पढ़ाई है काम आती ही रहती है। अब दोस्तों जो प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रश्न बनेंगे वो प्रमुख राजवंश संस्थापक से बनेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट देखेंगे। बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था। नंद वंश का महापद्मनंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का वासुदेव था। सातवाहन वंश का सिमुक था। कुषाण वंश का कुजल कडफिसेस। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था श्रीगुप्त था। हूण वंश का तोरमाड़ था। वर्धन वंश का पुष्यभूति था। सेन वंश का सामंत सेन। परमार वंश का उपेंद्र। चंदेल वंश का नन्नुक। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम। पल्लव वंश का सिंह वर्मन चतुर्थ। चालुक्य वंश बादामी जयसिंह प्रथम। चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन। दोस्तों चालुक्य कल्याणी के विजयादित्य हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण है, दांतिदुर्ग था। और इसकी राजधानी पे पूछता है मान्यखेट। गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। चौगान खेलते हुए बेचारा मर गया था दिल्ली में। राजधानी बनाई। खिलजी वंश ये आया जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां। लोदी वंश का बहलोल लोदी, इसको दोस्तों लोग बकलोल लोदी भी जल्दी में कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चोल वंश का जो संस्थापक है विजयालय है। और इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजौर। पांड्य वंश का नेडियोन था। यादव वंश का विल्लभ था। होयसल वंश का विष्णुवर्धन था।
संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर और बुक्का राजधानी बनाई विजयनगर। सालू वंश का नरसिंह था, विजयनगर राजधानी बनाई। तुलु वंश का वीर नरसिंह था, जिसने विजयनगर राजधानी बनाई। आरवीणु वंश का तिरुमल था। बहमनी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक दोस्तों हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। और इसने गुलबर्गा बीदर में अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुब शाही वंश का कुली कुतुब शाह था, गोलकुंडा राजधानी बनाई। आदिल शाही वंश का आदिल शाह था, बीजापुर में राजधानी बनाई। निजाम शाही का मलिक मोहम्मद था, मलिक अहमद अहमदनगर में राजधानी बनाई। इमाद शाही फतेह उल्ला इमाद शाह था, बरार में बनाई। सोलंकी वंश का मूल राज था, मुगल वंश का बाबर, भोंसले वंश का शिवाजी, पाल वंश का गोपाल, मुंगेर राजधानी बनाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौहान वंश का वासुदेव है, अजमेर राजधानी बनाई। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निज़ाम उल मुल्क था, हैदराबाद राजधानी बनाई थी। लोहार वंश संग्राम राज था। उत्पल वंश का पूछता है, अवंती वर्मन था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो दी थी महात्मा गांधी ने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो महात्मा की उपाधि मिली महात्मा गांधी को, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मतलब आपस में इन्होंने मिलजुल लिया। गांधी जी ने टैगोर जी को क्या कहा? गुरुदेव। और गांधी जी को गुरुदेव जी ने क्या कहा? मतलब टैगोर जी ने क्या कहा? महात्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने कहा था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। दोस्तों मोबाइल साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि काफ़ी इसका खिंचाव इस टाइम जारी है, फिर भी चलते हैं हम। देश रत्न ये कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा महात्मा गांधी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी। राजा कहा राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने। और विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दी थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ अधिनियम हैं, गवर्नर जनरल हैं, वर्ष देख लेते हैं। शिशु वध पर जो प्रतिबंध लगाया वेलेजली ने लगाया था। और शिशु हत्या पर प्रतिबंध था 1798-1805 में। सती प्रथा का जो अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया 1829 में। और दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था 1843 में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम हुआ 1872 में। अंतर्जातीय विवाह को यहाँ पर मान्यता मिली। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंड टाउन के समय में हुआ। लड़की के लिए विवाह की जो उम्र है वो क्या है? 12 वर्ष निर्धारित हुई। शारदा एक्ट आया इरविन के समय में 1930 में। और लड़की के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई। तो दोस्तों कैसा लगा एग्ज़ाम धुन का ये एजुकेशनल कंटेंट जो संबंधित था प्राचीन भारतीय इतिहास से? आई थिंक सुपर फास्ट तरीके से आपको बहुत सारे फैक्ट्स नज़र आ गए होंगे। ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें एग्ज़ाम धुन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।